जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग मैथ्स की श्रृंखला में परसेंटेज, अर्थमेटिक में परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को करते हुए चल रहे थे और एडवांस मैथ की भी एक क्लास शुरू की थी जिसमें हम लोगों ने आपको 3D और 2D में डिफरेंस बताया था कि 3D क्या होता है, 2D क्या होता है। तो आज उसी 2D में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2D। 2D में क्या है कि 2 डायमेंशन होती हैं। अब 2D क्या है, कैसे बन सकता है? अच्छा बताइए, क्या दो लाइनें मिलके बना सकते हैं? एक आकृति बनानी है हमको जो बंद हो। बंद आकृति क्या दो साइड से बनकर मिलके बन सकती है? दो लाइन से कभी नहीं बन सकती। मिनिमम कितनी लाइनें चाहिए? 3। मतलब कि मिनिमम 3 लाइनें चाहिए हमको। अगर 3 लाइनें चाहिए होंगी तो क्या हो जाएगा वो? त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब ही क्या है? उसमें लिखा हुआ है, उसके नाम में ही लिखा है त्रिभुज। 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि ट्राई एंगल। इंग्लिश में देखो तो ट्राई माने 3, एंगल मीन्स क्या होता है? एंगल मीन्स कोण। यानी कि यहाँ पे हम लोग इसका हिंदी में क्या होता है? त्रिभुज। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है जिसे हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। अब इस त्रिभुज में कुछ प्रकार होंगे। त्रिभुज में कितने प्रकार के होंगे? कुछ कोण के आधार पर होंगे, कुछ इनकी भुजाओं के आधार पर होंगे। तो उनको हम लोग सब जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे? त्रिभुज हमारा, जैसे कि अगर हम लोग इसके टाइप को देखें, टाइप्स देखें, तो टाइप्स 2 प्रकार के आ जाएंगे। पहले तो पहला क्या होगा? एक तो कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू एंगल। और दूसरा क्या होगा? भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, साइड्स। आ गई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, कोण के आधार पर किस तरीके से होंगे? जैसे कोण के आधार पे मतलब कि हमने देखा तो एक कोण कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है न्यून कोण, एक होता है अधिक कोण, एक होता है समकोण। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा? जिसके जो 3 एंगल दिए होंगे, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है, इसके तीनों एंगल क्या होंगे? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जिसके जो एंगल 90 अंश से कम होता है वो न्यून कोण होता है कि नहीं होता है? अच्छा, इसके अगर एंगल हम लोग देखें, ये ये और ये सारे 90 अंश से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। अब अगर हम इस पे आ जाएं कि अगर अधिक कोण त्रिभुज एक होगा, नंबर 1 में क्या आ जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। अगर हम नंबर 2 में देखें तो नंबर 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा? इसमें ये देखिए, ये एक कोण जो है ये अधिक कोण है, 90 अंश से ज्यादा है। अगर 90 अंश से ज्यादा कोई कोण होगा तो वो कौन सा कोण त्रिभुज हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण। और एक कौन सा आएगा? तीसरा पार्ट आएगा इसका, ये 90 अंश होगा हमारा। 90 अंश का मतलब क्या होता है? समकोण। आई बात समझ में कि नहीं? ये न्यून कोण त्रिभुज, ये अधिक कोण त्रिभुज, और ये क्या हो गया हमारा? समकोण त्रिभुज। क्या इसमें कुछ बात आपको समझ में आई? क्या चीज? कि अगर हमें यहाँ पर न्यून कोण दिया हुआ है तो न्यून कोण की इंग्लिश क्या होती है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। और ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। राइट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये तो हो गए किसके आधार पर? कोण, अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल हमारा कौन सा होगा? नंबर 1 में आ जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, फिर आ जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, फिर आ जाएगा
समकोण त्रिभुज। अच्छा, अब दूसरा क्या होगा, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के भुजाओं के आधार पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू साइड्स। आई बात समझ में कि नहीं? साइड्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें भी तीन प्रकार के होंगे त्रिभुज। कैसे? पहला कौन सा होगा, एक हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसके नाम पर ही है समबाहु, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, मतलब समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे कि ये एक हमारे पास त्रिभुज बन गया, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, यानी कि अगर हम ये देखें, ये वाली साइड, ये साइड, ये भी ए है, ठीक है, और अगर ये साइड देखें तो ये भी ए है, और अगर ये साइड देखें तो ये भी ए है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। यानी कि इसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं? अच्छा, दूसरा देखते हैं हम लोग, इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, समबाहु हो गया। अब एक होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु क्या हो जाएगा, सम द्वि बाहु, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हमारा कैसे बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज हमारा ऐसे ही है, एक लाइन, समद्विबाहु बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताइए, शेप में गए, ठीक है, ये एक लाइन, मतलब ये देखिए, यहां पर जो ये साइड है, क्या ये तो ए होगी, और ये भी ए है, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। और ये कोई दूसरी भुजा है जो इसके बराबर नहीं है, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, बी। तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा? आगे बात समझ में कि नहीं? अब इसमें एक तीसरा पार्ट भी होता है, वो तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा होगा विषम बाहु त्रिभुज। क्या, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज क्या होगा, जिसकी सारी भुजाएं जो होंगी, इतनी होंगी, वो क्या होगी, वो आपस में बराबर नहीं होंगी। ये दिया हुआ है ट्रायंगल, यानी कि इसका क्या होगा, ये ए है तो ये बी है, और ये क्या है, ये बात समझ में आई कि नहीं है, बताइए, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? इसके पहले हम लोगों ने देखा क्या, कोण के आधार पर, पहला क्या हो गया, न्यून कोण, उसके नाम में ही दिया है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब जो कोण 90 अंश से कम हो वह न्यून कोण होता है, जो 90 अंश से अधिक हो वो अधिक कोण होता है, और जो 90 अंश के बराबर हो वो समकोण होता है। ये बात पता थी आप लोगों को? ठीक है, अगर हम इसमें न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे तो इसके सारे कोण जो होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। अधिक कोण में उसका एक कोण क्या होगा, वो अधिक कोण होगा, और समकोण में एक कोण उसका क्या होगा, 90 अंश होगा। और इसी प्रकार से भुजाओं के आधार पर अगर हम लोग देखें तो पहला आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। सारी भुजाएं कितनी, त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होंगी, मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर दी गई हैं तो वह क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु क्या होता है, नाम में ही देखिए आपको लिखा है द्विबाहु, ये दो भुजाएं जिसकी बराबर हो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, विषम, सारी भुजाएं विषम हो। तो मतलब कि एक अगर दो है, एक तीन है, तो एक क्या होनी चाहिए, पांच। कोई अलग अलग हो, कोई दोनों भुजाएं सेम ना हो, अगर सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब इसमें एक चीज और समझते हैं कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज के सारे जो अंतः कोण होते हैं उनका योग कितना होता है।
त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, कोई बताएगा? तो त्रिभुज के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हमारा कितना हो जाएगा बताइए, कौन बताएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आ गई बात समझ में कि नहीं? यानी कि त्रिभुज अगर हमको दिया है कोई, यहाँ पर एक त्रिभुज हमको दे दिया, उसने कह दिया कि यह साइड 60 अंश है, यह 45 है, तो यह कितना होगा? तो तीनों का योग कितना होता है? तीनों का योग होता है 180। बची हुई भुजा कैसे निकालेंगे? 60 प्लस 45, इसको x से 1 मिनट के लिए मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? अब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 105 प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180। तो x की वैल्यू 75 आ जाएगी कि नहीं, बताइए मेरे दोस्तों? x की वैल्यू क्या आ गई? 75। तो जो ये बचा हुआ कोण था ये कितना हो जाएगा? 75। आ गई बात समझ में? त्रिभुज के सारे अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो भाइयों मेरे, ये आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे कि त्रिभुज के सारे अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अच्छा, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, ये सब केंद्रक ये क्या होते हैं? एक पहला आता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के बारे में अगर हम लोग अब जानते हैं तो अंतः केंद्र क्या होता है, लिखेंगे यहां पर अंतः केंद्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन सर्कल, इन सेंटर, सॉरी। अंतः केंद्र से क्या बनेगा? अंतः वृत्त बनता है। अंतः केंद्र से क्या बनता है? अंतः वृत्त बनता है। अब अंतः केंद्र को हम लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे? ये देखिए, ये एक ट्रायंगल हमको दिया, ठीक है, सॉरी, ये एक ट्रायंगल है। अंतः केंद्र क्या होगा बताइए? इन जो उसके कोण दिए हुए हैं, ये क्या एंगल दिया हुआ है यहाँ पर? ये एंगल दिया हुआ है, एक ये एंगल दिया हुआ है, एक ये एंगल दिया हुआ है। हमसे कहा गया है अगर हम इनके समद्विभाजक कर दें, ये कोण अगर 60 अंश का है तो इसका एक ऐसे ऐसे 30-30 अंश के दो कोण बना के ऐसे इसको आगे की ओर बढ़ा दें और इसको भी अर्धक कर दें। मतलब समद्विभाजक का क्या होता है? समद्विभाजक मतलब कि समान दो भाजक करने हैं उसके, जो भी दिया हुआ है उसके हमको बराबर बराबर दो भाग कर देने हैं। तो क्या कर देंगे? ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? ये रहा आपका ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इस ट्रायंगल पे हमने क्या किया? इस पे हमने इसके समद्विभाजक खींचे। यहां से एक लाइन गई, ये समद्विभाजक हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका समद्विभाजक ये हो जाएगा और इसका समद्विभाजक हमारा। बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, बताइए? समद्विभाजक का मतलब ये अगर x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा, और अगर ये z है तो ये भी z होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं? तो जो ये जहां पर तीनों पॉइंट मिलेंगे ये क्या हो जाएगा? हमारा अंतः केंद्र, जिसको हम लोग आई यानी कि इन सर्किल। अब अच्छा, इससे अगर हम लोग यहां से यहां तक की दूरी लेकर इसके अंदर एक वृत्त बनाए तो वो वृत्त कौन सा होगा? वह वृत्त कौन सा होगा बताइए? इसके अंदर अगर हम लोग ऐसे एक वृत्त बना दें तो वो अंतःवृत्त कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये ए, ये बी और सी, यह एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में अगर हम उसके कोण का समद्विभाजक कर दें और उनको जहां पर वो कोण के समद्विभाजक मिलते हैं वह केंद्र, वह बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। तो हम लोगों को बात समझ में आई कि नहीं? अंतः केंद्र क्या होता है? जिसपे जिस
त्रिभुज के सारे कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या टर्म आएगा? परिकेंद्र। क्या आता है? परिकेंद्र कैसे बनेगा बताइए। जैसे ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के साइड जो इसकी भुजाएं दी गई हैं, भुजाओं का जो अर्धक होगा क्या होगा? भुजाओं का अर्धक होगा। भुजाओं का अर्धक कैसे करेंगे? उस भुजा पे लंब समद्विभाजक करेंगे। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि जो ये लाइन है इसके मिडल पार्ट जो इसका मध्य बिंदु होगा, इसका मध्य बिंदु ही तो निकालेंगे समद्विभाजक करने के लिए। अगर ये लाइन दी हुई है, इस लाइन का समद्विभाजक करना है, तो अगर मान लीजिए हमने ये इसका समद्विभाजक किया, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, फिर हमने क्या किया, ये जो नीचे वाली लाइन है इसका भी समद्विभाजक कर दिया, और जो ये ऊपर लाइन दी हुई है इसका भी समद्विभाजक कर दिया। तो अब ये क्या हो गया? जहां पर मिलेंगे, जिस बिंदु पर मिलेंगे, किस बिंदु पर मिलेंगे? जिस बिंदु पर भी मिलेंगे ये चारों, ये तीनों आपस में, वह कौन सा बिंदु होगा बताइए? वह बिंदु कौन सा होगा? परिकेंद्र होगा हमारा। क्या हो जाएगा? आई बात समझ में कि नहीं? यह एक त्रिभुज है। अगर त्रिभुज के सभी भुजाओं के अर्धक कर दिए जाएं, मतलब कि अगर ये पूरी भुजा ए थी तो ये कितनी हो जाएगी? a/2, और ये कितनी हो जाएगी? a/2, और ये पूरी भुजा कितनी थी? b, तो ये कितनी हो जाएगी? b/2, और ये कितनी हो जाएगी? b/2, और ये कितनी हो जाएगी? b। अगर ये पूरी c थी तो ये हो जाएगी c/2, और ये भी हो जाएगी c/2। बात समझ में आएगी आपके? नहीं आएगी? क्या मतलब था? इसके पहले वाला देखते हैं। हमने क्या किया था, जो यहाँ पर कोण दिए हुए थे हमने उस कोण का समद्विभाजक कर दिया। समद्विभाजक का मतलब समान दो भागों में उसको विभाजित कर दिया। तो हमारे कोण को हमने विभाजित किया, जिस जगह पर तीनों कोण मिल रहे थे वो हमारा अंतः केंद्र कहलाया। क्या कहलाया? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र। और उस केंद्र से, अंतः केंद्र से बना हुआ वृत्त क्या कहलाता है? अंतः वृत्त। तो ये क्या कहलाया हमारा? अंतः वृत्त। आ गई बात समझ में कि नहीं भाई? बताइए, ये बात समझ में आई कि क्या हो गया? ये अंतः केंद्र। यहां पर क्या हो गया? परिकेंद्र। परिकेंद्र का मतलब भुजाओं के अर्धक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक अगर हम कर दें तो वो क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। परिकेंद्र। अच्छा बताइए, अगर इस परिकेंद्र से इस भुजा पर अगर हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये जो वृत्त बना है, यह वृत्त हमारा क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बताइए दोस्तों, ये परिकेंद्र, ये परिकेंद्र से बना हुआ वृत्त क्या कहलाएगा? परिवृत्त। इसका नाम हम लोग क्या देंगे? इसका नाम हम लोग दे देंगे क्या यहाँ पर? परिवृत्त। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए आप लोगों को। अंतः केंद्र समझ लिया, परिकेंद्र समझ लिया, अब आगे क्या आएगा? केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक मतलब कि सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हमारा कैसे बनता है ये बता सकता है कोई? चलिए देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है। क्या है ये? ट्रायंगल। मतलब कि एक त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज का हमें क्या करना है बताइए? इस त्रिभुज में हमको इसका बनाना है क्या? केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक होता है उसके सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या है? माध्यिका, मध्य बिंदु पर काटने वाली क्या होती है? माध्यिका। जैसे हम लोगों ने परिकेंद्र में क्या देखा था? परिकेंद्र में देखा था इस भुजा का अर्धक। देखा था कि नहीं देखा था? अब यहाँ पर अगर हमको माध्यिका देखनी है तो क्या बताया था? विपरीत, यानी उसके सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर खींची गई माध्यिका, यानी कि ये शीर्ष से
इस भुजा पर खींची गई माध्यिका का मतलब क्या होता है कि जिस भुजा पर ये दोनों साइड, ये क्या कहते हैं, अगर हमारा ये ये ए है तो ये भी ए होगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई बताइए। अब इस भुजा से इस वर्टिसेस से इस भुजा पर हमने माध्यिका खींच दी और इस वाले से इस पे हमने माध्यिका खींच दी। अब ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी, ये तीनों माध्यिकाएं किस बिंदु पर, जैसे अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ये सी है तो ये भी सी होगा, माध्यिका ही तो है। लेकिन किससे खींची गई है? सामने वाली वर्टिसेस यानी कि सामने वाले बिंदु से। ठीक है, ये अगर ए दिया हुआ है, क्या ये अगर हमारा ए दिया है, ये बी दिया है और ये सी दिया है। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई बताइए। समझ में आ रहा है? तो ये जो बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा हमारा? यह केंद्रक कहलाएगा। और केंद्रक, आ गई बात समझ में? ये क्या कहलाएगा हमारा? केंद्रक कहलाएगा। केंद्रक देख लिया हम लोगों ने, परिकेंद्र देख लिया हम लोगों ने, अब क्या देख लिया? अंतः केंद्र देख लिया। अब एक और क्या बचता है? एक बचता है लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है? किसी भुजा, जैसे लंब केंद्र, एक और देख लेते हैं, क्या चौथे नंबर पे आएगा हमारा लंब केंद्र। ये कैसे होता है बताइए? लंब केंद्र को कैसे समझ पाएंगे? ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इस त्रिभुज के, जैसे हमने अंतः केंद्र में क्या देखा? अंतः केंद्र में हम लोगों ने देखा कि भुजाओं कोणों के समद्विभाजक जहां पर मिले, परिकेंद्र में भुजाओं के समद्विभाजक, केंद्रक में माध्यिका जहां पर मिले, और लंब केंद्र नाम पे ही आ रहा है लंब केंद्र, लंब डालना है। लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसी एक पॉइंट से डालेंगे सामने वाली भुजा। क्या दी गई है इसमें? सामने वाली भुजा। सामने वाली भुजा हमारे पास ये दी है, और अगर हम सामने वाली भुजा से इस वाले केंद्र से, सॉरी, इस पर एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं, यह इस पर 90 अंश का कोण बनाए और यह इस पर भी 90 अंश का कोण बनाए और यह इस पर भी 90 अंश का कोण बनाए। 90 अंश का कोण का मतलब ये 90 अंश होना चाहिए, ये भी, तो फिर 90 अंश तो हो ही जाएगा। ये 90, तो ये 90, ये 90, ये अगर 90 अंश के कोण बन रहे हैं तो ये जो जहां पर भी ये भुजाएं हमारी आपस में काटेंगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? लंब। आ गई बात समझ में? हमने अंतः केंद्र देख लिया, हमने परिकेंद्र देख लिया, हमने केंद्रक देख लिया, हमने लंब केंद्र देख लिया। अब आगे आ जाते हैं इनके फार्मूले पे। अगर कोई समद्विबाहु यानी कि समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, अच्छा बताइए, एक त्रिभुज दिया है, अगर हमसे कह देगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ, क्या? एरिया ऑफ ट्राई। आ गई बात समझ में कि नहीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग आज एक टाइप सीखेंगे, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग पहला एक फॉर्म क्या देखते हैं, उसका होता है, एक फार्मूला होता है, उसको क्या नाम क्या देते हैं? उसको हीरोन्स फार्मूला। क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला। एक हीरोन्स नाम के गणितज्ञ थे जिन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र बनाया था, जिसे बाद में उन्हीं के नाम से कह दिया गया हीरोन्स फार्मूला। तो पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? ठीक है, चलो देखते हैं। हीरोन्स फार्मूला ये होता है एस एस माइनस ए इन ब्रैकेट एस माइनस बी, और ये होता है एस माइनस। अब अगर हमसे कोई कह दे कि ये एस क्या है, यहां पर कोई बता पाएगा कि एस क्या दिया हुआ है यहां पर? ये जो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एक ट्रायंगल है हमारे पास, क्या दिया हुआ है? जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक, सॉरी,
ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल की साइड क्या दी गई है हमें, ये दी गई है ए, ये दी गई है बी और ये दी गई है, आ गई बात। एस हमें हमारा होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, इसलिए इसको किसे दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं। एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो अगर हमको एस की वैल्यू निकालनी है तो एस की वैल्यू क्या होगी, पहले हम परिमाप निकाल लें, परिमाप का आधा कर दें तो अर्ध परिमाप हो जाएगा कि नहीं। और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाएं या तीन भुजाएं, जितनी भी भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, अगर उन सारी भुजाओं का योग कर दें तो वह परिमाप आ जाता है कि नहीं। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए मेरे दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी बाई, यानी कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ। अर्ध परिमाप अगर हमको निकालना है तो ऐसे ही तो निकलेगा अर्ध परिमाप। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये हमारे पास दिया है, एस की वैल्यू ऐसे फाइंड कर लेंगे। एबीसी क्या है, यहाँ पर दिए हुए फार्मूले पे एबीसी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की भुजाएं क्या दी गई हैं, ए बी और सी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं। इसी में अगर यहाँ पर बोल दें कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज की साइड ए इक्वल टू दे दी गई 10, बी दे दी गई 20 और सी दे दी गई 30। अब हमसे कह दिया गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे, अगर तीनों भुजाएं दी गई हैं, तीनों अलग अलग भुजाएं दी गई हैं, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उसमें आधार और ऊंचाई जब दी गई होगी तब हम उसको फार्मूला लगाएंगे, आगे उसको भी देखेंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज का भी एक फार्मूला होता है, उसको भी आगे चल के देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में क्या था, पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, फॉर्मूला ये देखिए, ए बी सी की वैल्यू दी गई है, हमको एस की वैल्यू निकालनी होती है, फॉर्मूला नोट कर लेंगे क्या, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ये बताइए ये फार्मूला होता है कि नहीं। अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले कि ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एस निकालेंगे। एस हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए की वैल्यू क्या है, 10, 20, 30, सबको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 30, कितना हो जाएगा, 30 भी 50, 60 बटे 2, यानी कि 30 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताइए दोस्तों। एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30। अगर हम इस फार्मूले में एस की वैल्यू रखेंगे तो कैसे रखेंगे बताइए। एस की वैल्यू हमने 30 रख दी, 30 माइनस 10 करेंगे, फिर 30 माइनस 20 करेंगे और फिर 30 माइनस 30 करेंगे। यहाँ पर 30 ना लेते हैं क्योंकि 30 कर देंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर 40। ये क्या है, 40। अगर यहाँ पर 40 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40, 20, 60, 70 या 35 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। ये बात आपको समझ में आएगी कि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35। तो अगर हम ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा, 35 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 10, 35 माइनस 20 और 35 माइनस 40। 40 भी नहीं होगा, कुछ कम ही होगा यहाँ पर, 10 ही ले लेते हैं कुछ, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं, सॉल्व करने का तरीका समझ गए कि नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे कैसे। अगर यहाँ पर हम लोग 10 ले लेते हैं, क्या होगा यहाँ पर, 10, 20, 20, 40, क्या बचा 20। तो उससे भी हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला समझ गए कि नहीं समझ गए। अब अगर हमको कह दिया जाए कि हमको एक ट्रायंगल दिया है जिसकी साइड दी गई है 5,
12 और 13 पूछ लिया गया इसका फार्मूला, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो कैसे निकालेंगे? एस इक्वल टू क्या करते, ट्रायंगल का एरिया क्या निकलता है, फार्मूला बताइए। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर। एस की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकल के आएगा? एस की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी बटे, ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे कितना आ जाएगा? 12 5 17, 17 और 13 कितना होता है? 17 3 20 30, 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आंसर? एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब हम लोग यहाँ पर 15, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 माइनस 13। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15, 15 में 5 गए 10, 15 में 12 गए 3, 15 में 13 गए 2, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दाम 60, 15 इंटू 60 कितना आ जाएगा? 90, 900, 900 का अंडर रूट लेंगे कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? आ गई बात समझ में कि नहीं? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अपने मन से कोई भुजाएं ली थी जो आगे करके क्लैश हो रही थी, ठीक है? तो ये वाला देखिए क्वेश्चन, क्योंकि अपने मन से तुरंत ली गई है, किसी बुक से नहीं देखा गया था। तीसरा एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और क्या भुजाएं हो सकती हैं। एक दी गई है 6, 8, 10, क्योंकि ऐसी भुजाएं लेनी पड़ेंगी जिनसे त्रिभुज भी तो बन जाए। त्रिभुज बनने का नियम क्या होता है कि नहीं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है? हमने उसमें क्या ले लिया था? 10, 20 और 30। ये त्रिभुज कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि 30 ये हो जाएगी तो 30 ये दोनों बराबर होंगे, जबकि ये वाले योग क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा होना चाहिए। एक बात हम लोग यहाँ पर क्या एक चीज मिस कर गए हैं बीच में, वो क्या? यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग सब, क्या यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट क्या लिखेंगे? ट्रायंगल तभी होगा जब उनकी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। आ गई बात समझ में कि नहीं? अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये आपका नोट साइड में लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 8 6 14 हो गया, 14 का 10 से बड़ा है, इनको 10 जोड़ देंगे 18, 6 से बड़ा है, और 6 और 8 जो भी जोड़ दीजिए आप लोग आपस में, तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो अब इसका हमसे कोई कह दे कि इसका हमको क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे बताइए? एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला लगाएंगे क्या? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? साइड में निकाल लेंगे क्या? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए की वैल्यू क्या है? 6, 8, 10। क्या कर देंगे? 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे 8 6 14, 10 24 बटे 2 कितना आ जाएगा? 12। एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 12। अगर हमारे पास एस की वैल्यू आ गई है 12, तो ये 12 माइनस 6, फिर क्या करेंगे? 12 माइनस 8, फिर क्या करेंगे? 12 माइनस 12। 12 में 6 गए 6, 12 में 8 गए 4, 12 में 10 गए 2। आ गई बात समझ में? अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ था 12, 6 चौको 24, 24 दूनी 48, ये आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 12 8 96, 9, 12 चौको 48, और 48 और 9 कितना होता है बताइए? 48 2 50, 57, 576। क्या 576 किसका स्क्वायर होता है बताइए? अभी हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कुछ समय पहले कि 576 हमारा किसके पास है बताइए? किसके पास है? लास्ट में 6 किसके उसमें आता है? लास्ट में 6 सिर्फ 6 के स्क्वायर में आता है कि नहीं आता है? इसके अलावा किसी में नहीं आता है। अच्छा हम देखें 40 का स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे 20 का स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर 400 आता है कि नहीं आता है? और 25 का स्क्वायर क्या होता है? नहीं, एक 4 में भी आता है।
4 का स्क्वायर करने में भी 6 आता है। ठीक है, 4 या 6 आएगा, ये तो यूनिट डिजिट 4 होगी या फिर 6 होगी। अब देखते हैं 20 से 400 होता है, 30 से क्या होता है 900, 400 और 900 के बीच में है, तो 900 के पास ज्यादा पास है 576 के, 400 के ज्यादा पास है, किसके पास है 400 के, तो 400 के पास यानी पहली वाली संख्या, पहली वाली क्या थी 20, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 + 4 24। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? ये देखिए आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल गया, नहीं तो इसको सॉल्व करने बैठते कितने टाइम लग जाता। तो आई होप आप लोगों को ये जो आज हमने बताया क्या हीरोन्स फार्मूला, इसके क्वेश्चन आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे। और जितना भी हमने बताया, जैसे कि क्या क्या बताया शुरुआत से, एक क्विक रिकैप करते हैं। पहले हम लोगों ने आपको बताया ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, ट्रायंगल के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार से उसको विभाजित कर सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा क्या बताया कोणों के आधार पर। आ गई बात समझ में? फिर सोचते चलना क्या क्या पढ़ाया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज और दूसरा समकोण त्रिभुज। तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो कोण न्यून कोण हो वो न्यून कोण त्रिभुज बनाएगा। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम, अधिक कोण 90 अंश से ज्यादा, समकोण एग्जैक्ट 90 अंश। फिर आता था कि भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर समबाहु यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर, विषम बाहु जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर, वो भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्र। कैसे, अंतः केंद्र क्या था, लंब केंद्र क्या था, परिकेंद्र क्या था, और ये आप लोग कमेंट करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी हम लोगों ने देखा ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं अगर तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं। फिर हम लोग आगे क्रम में देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका देख लिया। कोई भी त्रिभुज हो अगर तीनों भुजाएं दी हुई तो हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं एक होती है, उसका भी ये फार्मूला लग सकता है, लेकिन उसका एक अलग फार्मूला बन जाता है, वो देख लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देख लेंगे, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम लोग। आगे बात समझ में, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, लाभदायक लगी हो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर करेंगे, और जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और इसके क्वेश्चंस आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए। जय हिंद, जय भारत।